हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी देख रहे थे। हिंदी जो है हमारे जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इसमें 30 नंबर की हिंदी आएगी दोस्तों। कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की हिंदी आएगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 प्लस हिंदी में हम स्कोर कर सकें। अगर यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसके लिए जो है ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 48 सॉल्व पेपर जो है समाहित है दोस्तों, जो मैं करा रहा हूँ। आप लोग हिंदी की क्लास देख नहीं रहे हैं दोस्तों, मुझे दुःख होता है। मैं इतनी मेहनत से क्लास बनाता हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन कल वाली क्लास बिल्कुल लोग नहीं क्लिक किए, ना देखे हैं। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा काम है जो, मैं वो ईमानदारी से करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज हम 3 टॉपिक देखेंगे। रस देखेंगे, रस, छंद और जो है अलंकार देखेंगे। ठीक, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, रस और छंद, अलंकार। देखिए, मुहावरे वगैरह मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों। आप जैसा कि जानते ही हैं कि मुहावरे वगैरह दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है। समाज मैंने पढ़ाया, आप देखे ही नहीं उसे। तो जब समाज नहीं देखे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुहावरे तो आप वैसे भी बुक से पढ़ लेंगे। तो बुक से पढ़ लीजिएगा मुहावरे। ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं एक टॉपिक और कराऊंगा, फिर अपनी द हिंदी को द एंड कर देंगे। हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाए, दोबारा हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखिए, एक काम और करिएगा। मैं अब जो है करंट थोड़ा पढ़ा दूँ यूपी का आपको। ठीक, यूपी जीके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ज़रूर देखिएगा। करंट पढ़ा दूँ और प्रैक्टिस करा दूँ। और बाकी देख रहा हूँ रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत, वो भी मैं करा दूँ। ठीक दोस्तों, तो वो कंप्यूटर वाले सर की आपकी जो है हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मैंने बताया ही था। तो कंप्यूटर नहीं हो पा रही, लेकिन उसकी टेंशन ना लीजिए। मैं मैराथन के रूप में करवा दूंगा, कंप्यूटर कंप्लीट करा देंगे वो। पेपर से पहले बेहतरीन पढ़ाते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। वो बेहतरीन तरीके से आपको करा देंगे कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर की जिम्मेदारी उनकी है। मैं कुछ टॉपिक ले लूँगा जीएस के, जो जीएस कंप्लीट करा दूँगा। मुझे जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो मेरे नोट्स हैं, मैं उस टॉपिक पे, जैसे मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आ सकता है, और या लोकसभा की सीटों से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे लिखे हैं, 100-200 टॉपिक, वहाँ से मैं डेली कोशिश करूँगा 1 से 2 टॉपिक की जो है आपको जीएस करा दूँ। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैं कराऊँगा। मैं उसकी पीडीएफ खुद बनाऊँगा, अपने हाथों से बनाऊँगा, या मैं लिख करके बनाऊँगा, जैसे भी बनाऊँगा मैं आपको वो पढ़ाता चलूँगा। तो आपका काम होगा कि उस पे सपोर्ट करना, उसे देखना, समझना, जानना। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करूँगा दोस्तों, जितना मुझे करना है मैं तो पूरी मेहनत करूँगा। जीएस के मैं कुछ टॉपिक लेकिन ज़रूर मैं आपको कराऊँगा, मान के चलिएगा। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सब ट्रिक से पढ़ाऊँगा। राष्ट्रीय उद्यान है, लोकसभा की सीटें हैं, यूपी की जनजातियाँ हैं, जितनी भी जनजातियाँ अभी मैंने पढ़ाई हैं उसमें आवाज़ नहीं आई है। तो जो जनजातियाँ हैं ना दोस्तों, इसकी मैं 10 मिनट की वीडियो बना दूँगा अलग से। तो 10 मिनट की वीडियो में जितनी यूपी की जनजाति है वो सारी ट्रिक से पढ़ा दूँगा। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी हो जाएँगी। ठीक? छोटे-छोटे टॉपिक हम ले लेंगे, जैसे इतिहास के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब लेके चलते रहेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया, 3 टॉपिक कवर करेंगे, 22, 23, 24, तो कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि स्थायी मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है? तो रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। दोस्तों देखिए, मुझे कॉलेज में जो पढ़ाया गया था, कॉलेज नहीं कह सकते, स्कूल में पढ़ाया गया था क्लास 9th में, तो वहाँ इसकी ट्रिक बताई गई थी। श्रेय अकबर भवसाहा करके ट्रिक थी। रविशो उत्कुर भजुर्निहा। देखिए, श्रेय श्रेय अकबर, यार देखिए अभी पेन चेंज कर दूं, नहीं तो अभी तुरंत ये हट जाएगा। एक सेकंड, देखिए, श्रेय, मैं पेन चेंज कर दूंगा। ठीक, उसके श्रेय अकबर भवसाहा। ठीक, ये हो गया इसका जो है, ये वाली चीजें, इधर वाला पोर्शन हो गया। रवि सो उत्कृष्ट, रवि सो उत रवि सो उत्कृ रवि सो उत्कृ भजुर्निहा। भजु भजुर भजुर्निहा, भजुर्निहा, सॉरी, इस तरह होगा, भजुर्निहा। ठीक, नी, भजुर्निहा। अब देखिए कैसे याद करना है इसे। अब पेन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए, एक सेकंड यार। देखिए, श्रृंगार रस का जो है रवि रति हो जाएगा, आर से क्या होगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ लिखा भी होगा। आ मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आ मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत, वी से क्या हो जाएगा, विस्मय। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, दोबारा मिलेगी नहीं ये दोस्तों।
का से करोड़ हो जाएगा, तो करोड़ का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी के जस्ट सामने लिखा है इसका स्थाई भाव, ठीक। बा से क्या होगा, 20-10 होगा, बी से क्या होगा, 20-10 होगा, तो यहाँ उत लिखा है तो उत्साह हो जाएगा। रा से क्या होगा, रौद्र रूप होगा, रा से रौद्र, तो जो है क्र से क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। रा से रुद्र, का से क्रोध। भा से दोस्तों क्या होगा, भयानक होगा, भा से भयानक, तो यहाँ भा से भय हो जाएगा, भय से भयानक, भा से भय हो जाएगा। वत्स का विभत्स हो जाएगा। अगला क्या है, जैसे वी है तो वी से उत्साह हो ही गया है, अब बता विभत्स, तो विभत्स का जस्ट सामने देखो क्या है, भजुर्नी है, यानी जुगुप्सा हो जाएगा जू से। सा से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सा से शांत हो जाएगा, तो निर्वेद हो जाएगा, भजुर्नी है ना, तो निर्वेद हो जाएगा। और हा से हास से है, तो इसका क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो इसकी ट्रिक एक बार मैं साफ साफ लिख दूँ, थोड़ा आपको समझ में आया। टाइम भले ही ले रहा हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जब आएगा ना तो आप मुझे याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे जरूर, क्योंकि मैं ये रट चुका हूँ मैं भी, और आप भी रट लीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने ट्रिक बताया है, श्रेय पेनियार। देखिए श्रेय अकबर भवसाहा, 2 बार बोलेंगे, श्रेय अकबर भवसाहा, श्रेय अकबर भवसाहा, श्रेय अकबर भवसाहा, आराम से लिख जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, पेन ही चेंज कर दूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, रवि, रवि सो उत्क्र, रवि सो उत्क्र भजुर निहा, यानी भा हो जाएगा, भजुर नेहा, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसकी ये ट्रिक है, इसके जस्ट सामने है, आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। ये हो गई आपकी ट्रिक, तो यहीं पे आपकी ये पूरी कंप्लीट हो गई, यानी 10 की अगर हम बात करें तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेन वही ले लेते हैं, ये वाला चमकीला वाला। देखिए ये सारी, अच्छा ये मैं बोल दूँ यहाँ एक बार, एक सेकेंड। देखिए टाइम लग रहा है मानता हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा। श्रृंगार रस का क्या है, रति है। हास्य का हास है। करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। रौद्र का रुद्र हो जाएगा। वीर का उत्साह हो जाएगा। भयानक का भय हो जाएगा, मैंने बताया है ट्रिक में। विभत्स का क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। और शांत का क्या हो जाएगा, तो निर्वेद हो जाएगा। और वीर रस का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। देखिए जब आप वीर रस की बात करें, कोई चीज़ विजय होती है तो आपकी उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों एक मूवी आई है वर्तमान में, अकाल, कौन सी आई है, अकाल सिंह, मतलब अकाल नाम है उसका, लेकिन उनका पूरा नाम अकाल सिंह था। ये दोस्तों सिख, आप जो अकाल तख्त सुने नहीं हैं, अकाल तख्त सिख धर्म में था, गुरु गोविंद सिंह वाला। तो आप जानते हैं ये मूवी बहुत बेहतरीन है, जरूर देखिएगा। जो अफगान जो है आए थे युद्ध करने के लिए, बहुत बेहतरीन मुझे लगी है, अब जरूर देखिएगा, 1-2 दिन पहले आई है। देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ये कितनी है, 8 है दोस्तों। और इसमें देखिए कितने हैं, तो 9। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार तो जो है 8 बताना है, और ऐसे पूछे तो हमें कितने बताना, 9 बताना है। देखिए इतिहास की जो भी मूवी आए तो आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी एक मूवी और आएगी सुनील शेट्टी वगैरह की, सोमनाथ पे है वो मूवी, देख लीजिएगा। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी पे रिलेटेड है। तो ये सब देखा करिए, जब भी संडे को मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्ताह में एक मूवी देख लिया करिए, संडे के दिन जब फ्री हो आप। इससे क्या होता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि मूवी हमारे समाज का दर्पण होती है। हमें इतिहास के बारे में भी बता, बॉलीवुड तो खत्म है, बॉलीवुड तो ऐसी मूवी बनाता है दोस्तों, क्या ही बताए। तो इसका तो ना ही देखिएगा, लेकिन जब इतिहास की जो मूवियाँ होती हैं उसे जरूर देखिएगा, ठीक। अब देखिए किस लिखा है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। जो परिपक्व अवस्था होता है ना, वो स्थायी भाव को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, क्योंकि वो स्थायी हो चुका है, यानी परिपक्व हो चुका है, ठीक। तो ये चीज़ है। इनकी संख्या दोस्तों क्या बताए, देखिए स्थायी भाव को परिपक्व के अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 मानी जाती है। एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होता है, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 9 रस 9 स्थायी भाव, जो काव्य के शुरू से आखिरी तक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक विचरण करके चले आते हैं या चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जो भाव मन में होते हैं और विचरण करके जो है चले जाते हैं, तो उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, या उन्हें हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है, 33 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा, कितनी है दोस्तों, तो 33 संचारी भाव की संख्या है, ठीक दोस्तों। एक सेकेंड, देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 33 है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा और आपको बता दूं संचारी भाव के बारे में। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों
अगर हम बात करें, देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं मैं ये भी बता दूं आपको। देखिए स्थायी भाव दोस्तों वो होते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों। देखिए स्थायी भाव वो होते हैं जो मतलब मन में हमारे रहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें वे भाव जो हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं। स्थायी मतलब क्या होता है, नित्य। तो अगर हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक। संचारी भाव क्या होता है, जो संचारण करते हैं, संचारी भाव के मित्र होते हैं ये। स्थायी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव के मित्र होते हैं दोस्तों, इन्हें याद रखना है आपको। ठीक दोस्तों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा। देखिए अमरस क्या है, यहाँ देखिएगा। तो अमरस भी क्या है, एक संचारी भाव है। आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। और संचारी भाव की संख्या टोटल कितनी है, 33 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मन में जानने आने जाने वाले संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। जो मन में आया और विचरण किया, आया और चला गया, संचारी भाव। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 33 है। अमरस को भी एक संचारी भाव है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, या अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है एक। अगला है जुगुप्सा। अब देखिए दोस्तों क्या बात है, जुगुप्सा। श्रेय अकबर भव साहा और रवि सु उत्कर भजुर निहा। ठीक। तो जुगुप्सा घृणा को दिखाएगा, विभत्स को दिखाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम बात करें करुण किसका हो जाएगा, तो भाई ये जो है शोक का हो जाएगा, करुण। ठीक। रौद्र क्रोध हो जाएगा ये। ठीक। अद्भुत का क्या होगा दोस्तों, तो अद्भुत का जो हमारा हो जाएगा, अद्भुत का क्या होगा, निर्वेद हो जाएगा क्या दोस्तों, विस्मय हो। अद्भुत का शायद जो है ये होगा, विस्मय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। जुगुप्सा विभक्त का स्थायी भाव है, जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाती है, तो वहां विभक्त सदस्य होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। यानी कोई इंसान मर गया है, ठीक, उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके सिर पर जो है कौवा बैठा हुआ है। काग मतलब कौवा बैठा है, और आंख को जो है निकाल रहा है। देखिए कहा लिखा है, आंख दो खात निकारत, यानी बाहर निकाल रहा, खींच रहा है। खींचत जीभ है सियार, और सियार क्या कर रहा है, जीभ खींच रहा है। अति आनंद उर धारत, वो लोग आनंद ले रहे हैं। जीभ जांग को खोद खोद के मांस उखारत, स्वांग अंगुरिन काट काट के खान विचारत। तो ये क्या है दोस्तों, ये विभत्स है, यानी घिनौना टाइप का थोड़ा है ना। तो ये चीज है। करोड़ का है शोक है, रौद्र का क्रोध है, और इसका विस्मय है। तो ये सब याद रखिएगा, बताया गया है आपको। टाइम भले ही ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो आपको। किस रस को रसराज कहते हैं दोस्तों, तो श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस में, एक क्या होता है संयोग, और दूसरा वियोग होता है। ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये रसराज की उपमा से अलंकित किया गया है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। जबकि वीर रस का उत्साह होता है, और हास का क्या होगा, हास होगा, और शांति का निर्वेद होगा। ये सब तो मैंने बता ही दिया है आपको। अगला क्वेश्चन, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनह जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्ति में क्या है दोस्तों, शांत रस की बात हो रही है। किसकी, जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है कि इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षणिक भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों। यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, अतः उपरोक्त पद में शांत रस होगा। देखिए भक्ति की बात होगा नहीं, कोई यहाँ क्रोध चल रहा है क्या, कोई श्रृंगार चल रहा है क्या। तो अब ऑप्शन से भी जाएंगे तो शांत की ही बात हो रही है। ठीक दोस्त, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक दोस्तों। जब जो है माता सीता का हरण किए थे रावण, तब उस समय की जो है ये दशा को दिखा रहा है। जो राम भगवान थे या भगवान राम थे, तो वो खग मृग हे मधुकर श्रेणी सबसे पूछते हैं, जो पशु पक्षी मृग सबसे पूछते हैं जंगल से, सीता को किसी ने देखा है क्या। तो ये दुखी यानी अलगाव है, तभी तो ये वियोग हो जाएगा। एक चीज आपको मैंने हमेशा बताया होगा कि वियोग और जो है दोस्तों शोक में अंतर होता है। एक होता वियोग, एक होता शोक।
शोक हमें कब होगा दोस्तों? करोड़ रस, ये शोक जो है आप जानते होंगे, अगर हम बात करें शोक तो ये करोड़ रस का है, तो ये शोक हमें कब होगा? ये शोक हो जाएगा, ये वियोग हो, देखिए यार मिट जा रहा है ना, एक सेकंड पेन ही चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, एक है शोक और एक है वियोग, एक है शोक एक है वियोग। देखिए दोस्तों, शोक तब होता है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम शोक व्यक्त करते हैं ना, मृत्यु यानी ये वापस नहीं आएगा इंसान, अगर मृत्यु हो गई तो वापस नहीं आएगा, तो वहां हम क्या व्यक्त करेंगे? शोक। लेकिन वियोग हम कहाँ व्यक्त करते हैं? वियोग में क्या होता है, जब कोई हमसे बिछड़ जाता है तो उसके वियोग में, जैसे मान लीजिए किसी पति पत्नी, किसी जो है पति पत्नी कोई है, उसकी नई नई शादी हुई है, अगर नई नई शादी हुई है और मान लीजिए वो बॉर्डर पे चला गया है और 1 महीने से आया नहीं है घर, तो पत्नी वियोग में है ना। आप जानते होंगे दोस्तों, जो हमारी ये थी लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उर्मिला, वो भी तो वियोग में 14 वर्ष का वनवास काटी थी। देखिए माता सीता, उनके बारे में लेकिन कोई बात नहीं करता, इसलिए साकेत में बात की गई है, मैथिली शरण गुप्त ने किया है उसकी बात। इसलिए माता सीता और जो है राम भगवान, भगवान राम, ये लोग तो साथ में थे, पति पत्नी सुख दुख साथ में काटे, ठीक है। लेकिन आप बताइए उर्मिला की क्या गलती थी, जो लक्ष्मण उनसे जो है, लक्ष्मण जी जो है 14 साल जो है वनवास में थे, और ये 14 साल वियोग में ये भी तो जी है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज है दोस्तों, तो इन पे कोई बात ही नहीं किया। उर्मिला उर्मिला ने भी जो कष्ट सहा है, सोचिए किसी की नई नई शादी हुई हो और उसका पति जो है 14 साल तक बाहर रहा हो, तो दोस्तों बड़ी समस्या है ना। तो ये चीज होती है, तो ये मैं थोड़ा अंतर बताने के लिए इतना गया हूँ अंदर। तो ये शोक है, ये वियोग है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा कोई हिंदी टॉपिक नहीं है, मतलब मैं हिंदी का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैंने सीखी है आज तक, मैं सोचता हूँ वो चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जीएस भी मैं पढ़ाता हूँ तो सोचता हूँ बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊँ, बेहतरीन नॉलेज दे दूँ। जीएस में किसी भी सब्जेक्ट में मैं कोशिश करता हूँ अपनी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यानी सुदामा की जो दशा थी, दीन दशा थी, उसे देखकर भगवान जो कृष्ण थे, करुणा निधि थे, वो क्या हुए, वो भी रोने लगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये करुण रस की बात हो रही है। क्या है? करुण रस यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। बाकी ये सारी चीजें तो ही हैं, जैसे वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका विरह या बिछड़ने का वर्णन हो उसे वियोग कहते हैं। ये चीज आप जानते हैं। रौद्र में, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। शांत रस में, मोहन महल की प्रथम श्रेणी, यह बिन ज्ञान चरित सम्यकता न लई है। ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा कम बोल पाऊँ अगर तो माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? आप बता सकते हैं? अद्भुत का है विस्मय, ऊपर हम लोग देख भी चुके हैं, तो ये इसका हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। ये भी चमक रहा ना, क्या यार चमकीला पेन है। अद्भुत रस, अब एक बार और पढ़ लेते ताकि रट जाए आपको। श्रृंगार का है, रति है, हास का हास है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, अद्भुत का विस्मय है, विभत्स का जुगुप्सा है, और शांत का निर्वेद या वैराग्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का उत्साह हो जाएगा भाई, विजय होगी तो सीधी सी बात उत्साह होगा। आगे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ें यहाँ ली हुई हैं तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। ये चीज़ करिए क्या, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। निस्दिन बरसत नयन हमारे, वाह वाह क्या बात है। तो भाई निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। अब देखिए, ये श्रृंगार रस के बारे में बता रहा है, यह वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग है, क्योंकि भाई नयन हमारे, निस्दिन बरसत, यानी नयनों से जो बरस रहे हैं, आंसू जो गिर रहे हैं, उसको कहा गया है। तो ये प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नयन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। जैसे पहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला। अब बताइए, ये वीर रस ऐसे ही देख लीजिएगा। ठीक, जहाँ भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस हो जाएगा। उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगला है, किस रस को रसराज कहते हैं? तो ये श्रृंगार रस को कहते हैं। इसके बारे में आप सब जानते हैं, संयोग और वियोग वाले मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर संयोग पढ़ लेते। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होगा। देखिए पहले वियोग होगा, फिर मिलन होगा, पहले मिलन होगा, फिर वियोग होगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। पूछ लेगा कौन सा रस है? तो संयोग रस है। ठीक, ये चीज सब आपको याद होनी चाहिए। अगला है, विस्मय स्थायी भाव किस। अब दोस्तों, अब यार इतनी बार पूछा गया ना, तो ये आराम से आप बता सकते हैं।
हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है, तो विभत्स का है, अद्भुत विस्मय है, भयानक भय है, और रुद्र का क्या है, क्रोध है। रौद्र का क्या है, क्रोध है, भयानक का भय है, रट जाएगा आपको। वीर रस का क्या है, उत्साह है, और अद्भुत का क्या है, विस्मय है। वही ट्रिक याद रखिएगा, श्रेय अकबर भवसाहा रवि सो उत्कर भजुर नीहा। निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है, तो ये श्रृंगार है दोस्तों, विभत्स का विरोधी है, बाकी सारे विरोधी नहीं है। देखिए विभत्स का अर्थ घृणा है, इसका विरोधी श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रेम इसमें दिखाया जाता है। रति मतलब क्या होता है, रति मतलब होता है प्रेम दोस्तों, क्या होता है, प्रेम होता है। देखिए प्रेम के बारे में मैंने कल आपको बताया ही था, यूपीजीके में प्रेम के बारे में मैंने बताया था, जैसे मीरा का नाम आया था मैंने बताया था। प्रेम में जो होता है, अब आप जानते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, नहीं यहाँ अलग कहानी चल जाएगी। भयानक रस का भय होगा, वीर का उत्साह होगा, करुण का शोक होगा। करुण का क्या होगा, शोक होगा। ठीक, ये सारी चीजें आप जानते हैं। श्रृंगार का उत्साह होगा, श्रृंगार का रति होगा, वीर का उत्साह होगा, और हास्य का हास होगा, ये हास्य गलत है, हास होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, वाह वाह, वियोग आ गया, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी। ऑप्शन नंबर बी वियोग है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया, निस्दिन बरसत नयन हमारे वियोग श्रृंगार रस है, आप जानते हैं ये सब। देखिए ये अद्भुत रस देख लीजिए, बिन पग चले सुनय बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, कर बिन कर्म करें विधि नाना। तो ये चीज क्या हो जाएगा, अद्भुत की बात है ना दोस्तों। रौद्र जानते ही हैं, शोक वाला भी आप जानते हैं। यहाँ लिखा, शोक विकल्प सब रोवे रानी, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी उस समय सब लिखा है, शोक विकल्प सब रोवे रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ठीक, तब की बात है ये। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो ये वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, या हम इसे कह सकते हैं श्रृंगार रस है, क्योंकि मीरा जी कह रहे हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे भी, आप जानते हैं। आगे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है, तो ये अद्भुत रस से है दोस्तों। ठीक, रट लेना, इसे नोट कर लीजिएगा, कुछ चीजें नोट करनी पड़ेगी जो अलग से आपको नजर आएंगी। अगला दिया, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो भरत मुनि, इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। इन्होंने श्रृंगार रस को श्रेष्ठ रस माना है। ठीक, सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रृंगार। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वेद। रति जो है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, विभत्स का क्या है, घृणा या जुगुप्सा हो जाएगा। अब हम छंद की ओर मूव कर जाएंगे। देखिए छंद में मैं बहुत ज़्यादा आपको क्या ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन होगा मैं पढ़ दूंगा, बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा, छंद अलग से पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर आपको छंद पढ़ना होगा तो मैंने जो है आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक पढ़ाई थी उसमें छंद है। ठीक, आप बुक से देख सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आ जाएगा तो आप करने लायक रहेंगे, ये मान के चलिएगा। तो हम लोग छंद देख लेंगे, उसके बाद हमारा अलंकार आ जाएगा। देखिए है, यहाँ देखिए लिखा है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होता है, तो ये गीतिका होती है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं। अब ये रट लेना है आपको, प्रत्येक पद में 14 हो 12 तथा 12-14 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं, पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। अब जैसे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, या दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये सब क्या है, गीत का है दोस्तों। ठीक, इसमें प्रत्येक पद में 14 व 12, 12 या 14 मात्राएं होंगी। आप देख लीजिएगा अपने, ये तो निकाल ही लेते होंगे ना। अगला दिया, छंद में संबंधित गुणों की सही संख्या क्या है दोस्तों, तो 8 है। अब देखिए कौन कौन से हैं। 3 वर्णों का एक गढ़ होता है, क्या होता है, 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। देखिए, या गढ़, मा गढ़, ता गढ़, धा गढ़, जा गढ़, भा गढ़, ना गढ़, सा गढ़। सूत्र क्या है, यमात राज भान सलगा, यमाता, यमाता राज भान सलगा, क्या है, यमाता राज भान सलगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक, अगला है, ये पूछा जा सकता है, कोई नई बात नहीं, आ सकता है एग्जाम में। अगला दिया, निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है, वाह वाह, चौपाई है सममात्रिक छंद। देखिए सममात्रिक छंद, जबकि दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। निम्न छंदों में सभी चरण समान होते हैं, उसे हम, जिसमें सभी चरण जो है समान होंगे उसमें हम क्या कहेंगे, उसे
सममात्रिक छंद कहते हैं। सम मतलब समान मात्रा वाले, जैसे चौपाई है, रोला है, हरगीतिका है। इन छंदों के कुछ चरण पहला व तीसरा एक समान होते हैं, अन्य दूसरा व चौथा उनसे भिन्न होते हैं और आपस में समान होते हैं, वे अर्ध सममात्रिक कहलाते हैं। अब यहाँ से ये दूसरा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये दूसरी कहानी चल, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, भैरवे, दोहा, सोरठा, उल्लासा अर्ध सममात्रिक में ही आ जाएगा। अब देखिए आपका दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है दोस्त, आपका दायित्व ये बनता है, आप लिखे सममात्रिक। ठीक, सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं ये लिख लीजिए, जैसे चौपाई है, रोला है, कौन है, चौपाई है, रोला है और हरगीतिका है। चौपाई है, रोला है और कौन सा है, हरगीतिका है। ठीक, कौन सा है, हरगीतिका है। सोरठा में अगर अर्ध सममात्रिक की हम बात करें तो अर्ध सममात्रिक में आपको क्या करना चाहिए, अर्ध सममात्रिक में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इसमें जो है बरवय है, पूछ सकता है, यही पूछेगा देखना, दोहा है, सोरठा है, उल्लाला है, इस तरह नोट कर लीजिएगा। ये आपको होता है स्मार्ट स्टडी, इसे हम कहते हैं। ठीक, एक जहर नोट्स मैंने हमेशा बताया है कि हर पेपर के लिए आपको बना लेनी चाहिए। हर पेपर क्या, उसी में नोट करते जाइए। अब जब भी पेपर देने जाएं तो ऐसा तो है नहीं जीएस बदल जाएगी, ऐसा तो है नहीं हिंदी बदल जाएगी, यूपीजी के बदल जाएगी, तो वही नोट्स देखते रहिएगा बार बार, और इतनी बार तो रट जाएगा आपको कि समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाएं। देखिए मैं इसलिए धीरे तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बेहतरीन सोच रहा हूँ बता दूँ आपको, क्योंकि दोबारा से आपको बार बार पढ़नी न पड़े ये चीज़ें, आज आपकी क्लियर हो जाए, आपका नंबर यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, यानी 3 नंबर की क्लास है ये, आराम से मान के चलिएगा। और उससे ऊपर आ सकती है, 4 नंबर का 5 नंबर हो जाए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो यति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, यति। यहाँ लिखा है छंद में नियमित रूप से, यहाँ देखिए, छंद में नियमित रूप से या मात्रा में सांस लेने में रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, यति कहते हैं दोस्तों। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। ठीक, जैसे आप जब जानते होंगे, जब वो हम पढ़ते हैं, कभी रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें जो है हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। मुझे याद था एक बहुत मतलब शंकर जी का था, बहुत बेहतरीन था, वो मैं जब इंटर तक पढ़ता था तब याद था, उसके बाद जो है मुझे, मैं भूल गया हूँ दोस्तों, यकीन मानिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो याद रहती है संस्कृत की, जैसे अगर हम बात करें सुंदरकांड की बहुत सारी चीज़ें याद है, हनुमान जी की बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि ये सब पढ़ने में रुकना पड़ता है बीच बीच में। यहाँ लिखा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो पूर्ण विराम का होगा। भाई अंतिम रूप लेगा ना, कोई भी अंतिम रूप लेगा तो वही तो पूर्ण विराम होगा। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। देखिए अल्प विराम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। ये पूर्ण विराम है, ये सब एग्जाम में आएगा तो आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं, अब देखिए दोस्तों, छंद का कौन सा प्रकार, दोहा हम जानते हैं, चौपाई है, सोरठा है, लेकिन क्या दृष्टांत मैंने बताया, नहीं दोस्तों। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखिए यहीं से आप कर लेंगे आंसर, ये वाला जो सब मात्रिक पूछा था, इसमें दोहा, रोला और हरगीतिका है, 3 ये हो गए। दोहा सॉरी चौपाई, रोला, हरगीतिका है, दोहा, सोरठा, उल्लाला और भैरवे है। तो 4 3 7, ये 7 रट जाएं आपको, तो आप आराम से हर एक आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे कि नहीं, ये देखो इसी से तो निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद देखिए यहाँ और दिया हुआ है कौन कौन से छंद है, वो 7 तो वहाँ दिए हुए हैं, यहाँ देखिए कौन से, दोहा है, जो है चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, उल्लाला है, कुंडलियाँ हैं, छप्पे है, ये इंपॉर्टेंट है, अहीर है, रोला है, आल्हा है, हरगीतिका है, बरवे इत्यादि छंद के प्रकार हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है माना है वो डी माना है। ये दोस्तों मान लिए हैं, सोरठा को मान लिए हैं, लेकिन ये जो है सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे हम चौपाई कहते हैं। यहाँ प्रत्येक चरण की बात हो गया ना, तो सममात्रिक छंद, तो चौपाई क्या था, सममात्रिक था, हरगीतिका क्या था, सममात्रिक था। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तो ये चीजें हो जाएंगी। लिखा है गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन, तेह कर विमल विवेक विलोचन, पर्णो रामचरित बहुमोचन। तो ये चीजें हैं, आप ये चीज जानते कि नहीं, यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ एक होगा, ये चीजें आप जानते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, एक होगा, यहाँ दो होगा, इस तरह आप जानते होंगे, ये कर लीजिएगा अपने हिसाब से। छप किस प्रकार का छंद है, तो छप्पे, इसकी हम बात किए थे, ये विषम हो जाएगा।
छप विषम मात्रिक छंद है, या रोला एवं उल्लाला नामक दो छंदों से मिलकर बनता है। 6 चरण होते हैं, प्रत्येक 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। ठीक दोस्तों। अच्छा, इसका जो है वो बदल सकता है ना दोस्तों, ये थोड़ा पतला हो जाए तो और अच्छा रहे ना, ये थोड़ा मोटा रहता तो फिर कम मजा आता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा चौपाई के प्रत्येक चरण में भाई 16 मात्रा होती है, बताने की जरूरत नहीं, सम्मात्रिक छंद है, यहाँ लिखा भी है, पूछ सकता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोस्तों ये कुंडलिया का होगा। पर कुल 6 चरण होते हैं और ये देखिए एक सा होता है। अगर हम बात करें 13 13 11 11 11 11 13 13, ठीक, तो ये चीज़ है सोरठा छंद दोहे। आप या और भी अगर आगे जानना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब देखिए और देख लेते, अब अलंकार की ओर हम मूव करेंगे। आपके समझ में आ गई कि नहीं? जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसमें, जितनी चीज़ें हैं उतनी एग्जाम में पूछी गई हैं। 48 सॉल्व पेपर में कुल मिला के इतनी पूछी गई हैं, समझ में कि नहीं? किसी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा दोस्तों, लेकिन टोटल अगर बात करें तो पूछा गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। इतनी ही चीज़ें पूछी गई, किसी में सममात्रिक, किसी में अर्धमात्रिक, या कोई चौपाई के बारे में पूछा, या दोहा के बारे में पूछा, या कुंडलीय के बारे में पूछा, या हरगीतिका के बारे में पूछा। तो इतनी ही चीज़ें हैं, तो उसे याद रखिएगा। अब हमारा काम है अलंकार देखना, हम अलंकार की बात कर लेते हैं। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें, देखिए ये भी एक क्वेश्चन देकर जाएगा, हमें आराम से देकर जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। आज की क्लास 3 नंबर आपके कंप्लीट कर देगी। जो लोग देखेंगे वो खुश रहेंगे, जो नहीं देखेंगे वो पछताएंगे, यकीन मानिए। ठीक, उसके अब एक क्लास हमारी और होगी, उसके बाद फिर आपकी जो है हिंदी को मैं द एंड कर दूंगा। ठीक, आपकी जो है एक क्लास यूपी जीके की होगी, कल जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनगणना। ठीक, यूपी जीके की एक क्लास होगी जनगणना 2011, उसके बाद फिर ये भी एंड हो जाएगी। एक नंबर दे देगा यहाँ जनगणना से, और एक नंबर आपको मिल जाए, 3 नंबर की क्लास ये है। ठीक, बाकी फिर उसके बाद फिर जो है मैराथन आएंगी। अगला दिया है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो अंतरान्यास अलंकार होगा। ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि आप क्या पढ़े हैं सिर्फ। देखिए यही वजह है कि यूपी ट्रिपल इसी तरह के क्वेश्चन अब बनाता है, और आपको ये देखना होगा दोस्तों कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के आएंगे। आप रूपक पढ़ते हैं, यमक पढ़ते हैं, अनुप्रास पढ़ते हैं, लेकिन उसके जब अलग से आता है ना, उसके अपोजिट, यानी उसे छोड़ करके बाकी पूछता है, तो आप वहाँ पे तुरंत धराशाही हो जाते हैं। तो आपका काम है, आपको अब देखिए इस प्रैक्टिस सेट से आपको इतना पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करना अपना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी तो आपके पास लगभग जो है 30 दिन है, 30 से 32 से 35, हम मान लें 35 दिन है, तो इसी बीच में तो आप कवर करेंगे ना। तो ये चीज़ें हैं, और देखिए जो जो पोर्शन आपका जो है मजबूत ना हो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, बाकी प्रैक्टिस करिएगा। जॉब लेनी है अगर इस बार, तो बेहतरीन तरीके से रणनीति आपकी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, मैं बताते चला आ रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, लिखा है किस, देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई। लिखा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो उसे अंतरा, अगर हम बात करें अर्थांतर न्यास कहते हैं ये अलंकार। जैसे जे रहीम उत्तम प्रत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक दोस्तों, तो ये चीज हो जाएगी इसकी। अब देखिए मुझसे अर्थ हमेशा ना पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी का ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने कई बार आपको बताई है। ठीक, लिखा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही, देखिए इसमें तो बता सकते हैं आप, आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें अलग अलग जिसे है, इसमें यमक अलंकार है। अब पढ़ते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पंक्ति में यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे देख लीजिए, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना बारी, ऊंचे बोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये मंदिर यहाँ दोनों अलग अलग हैं, यहाँ जो दोस्तों तारे अलग अलग हैं, देखिए। ठीक, ये तारे अलग अलग हैं, तो ये चीज आपको समझना होगा। लिखा दीप सामन जल उठा, जो ये सा लग गया ना, ये क्या हो जाएगा? वाचक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल इजी है। कोई भी बच्चा होता तुक्का भी मारता ना, तो ये सा पे मार देता। लिखा है दीप सामन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक जो शब्द है ना, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार में यही आता है सा सी से। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, अगर हम बात करें उपमेय, उपमा के 4 अवयव या अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द।
प्रमुख वाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ये सा तो देख ही लिए हैं आप, से है, सो है, सरिस है, सम है, जैसे तैसे है, यू है, तो ये सारी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? सच बताऊं ना, ये देखिए यहाँ जो की लगा है ना, यही संयुक्त वाक्य, ये जोड़ रहा है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। अब इसके देखिए मैं थोड़ा ट्रिक आपको बता दूंगा, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। देखिए मैंने मिश्र वाक्य बता दिया आपको। हम्म नहीं, सही है दोस्तों, संयुक्त वाक्य यही तो होगा जहाँ दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक चिन्ह बनाया जाए। जैसे वह सही है, ये ऑप्शन ही गलत दिया है, यहाँ की है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। देखिए कैसे बताऊं, देखिए सरल वाक्य था, ये आगे वाला क्या है? सरल वाक्य है। ये आगे वाला क्या है? सरल वाक्य है। इसको जोड़ कौन रहा है? ये तो की से जुड़ा है ना। जैसे देखिए यहाँ भी तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये देखिए कि यहाँ भी लगा, कि वहां भी लगा, तो यही है, सही है बिल्कुल। आप टेंशन ना लीजिएगा, हिंदी इसमें कुछ गलत भी दिया हुआ है। जैसे कल मैं जब यड़ संधि वाला बता रहा था, देखिए उसमें कैसे था, उसमें भी गलत दिया था समास वाले में। तो ये चीजें होती हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखिए लिखा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये अनुमान का है। क्या है? अनुमान का है। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। तो ये विशेषोक्ति है। क्या है? देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं, जहां पर कारण होते हुए भी कार्य ना हो, देखिए पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी के बीच जो है मछली प्यासी है। कैसे हो सकता है दोस्तों? भाई पानी है, उसमें मछली है, और मछली प्यासी है। मोहि सुन सुन आवे हंसी, मुझे सुन सुन के हंसी आ रही है। तो यहाँ लिखा है जहां पर कारण होते रहे, सॉरी, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, यानी कारण क्या है? यहाँ पानी है, और कार्य क्या नहीं हो रहा है? तो प्यास उसकी नहीं बुझ रही है मछली की। ठीक, तो वहां क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। जहां मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, वहां विशेषोक्ति अलंकार है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाए के सारंग कई गई चोट। तो ये कौन सा अलंकार है? यमक है। यहाँ सारंग है, सारंग है, सारंग है, सारंग है, सारंग है। तो आप देखते होंगे यहाँ कई अर्थ अलग अलग दे रहे हैं। सारंग का प्रयोग जो है एक से अधिक बार है, तो इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। दिवासान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर सी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो एक सेकंड, देखिए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार होगा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण है। क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप पीछे पढ़े होंगे, तो पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जा रहा है। किसकी तरह? सजीव की तरह किया जा रहा है। निर्जीव वस्तु का मानवी जो है मानवीकरण कर दिया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। देखिए अगला जो दिया हुआ है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ बेर है, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। तीन बेर का मतलब कि तीन बार हो जाएगा। ठीक, और बेर जो होती है, जो जंगल में लगी रहती है बेर, आप उससे तो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेर अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार नहीं हो जाएगा। अर्थ दोनों के अलग। जैसे घर में नहीं कहते भैया कितनी बार खई हो, कितनी बेर खई हो, कितनी बेर खात हो, बहुत बार खात हो। तो इस तरह का जो होता नहीं वर्ड होता ना, हम लोगों के यहाँ वही सब बोला जाता। कई बेर खई हो यार, दिन भर खई हो कहा। तो इस तरह जो है बोलते हैं। तो ये है, तो वही बेर है। ठीक दोस्तों, और एक बेर आप जानते ही हैं कि जो है छोटी छोटी होती है ना, ये अभी शिवरात्रि जब आएगी तब शुरू होगा ये सब। तो यमक अलंकार है, आप जानते हैं तीन बेर का अर्थ है तीन बार, यानी संख्या की बात हो रही है। और अगर हम बात करें तीन बेर का समय हो जाएगा, तीन बेर एक जो है समय हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द के अधिक होने पर किंतु उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, तो ये हो जाएगा। जैसे कनक कनक ते से गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बहराय बौराय। ठीक, तो यहाँ बौराय दो बार हो जाएगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति जो है कई बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तरनी तनुजा तट तमाल बतरुअर बहुत छाए, तो तरनी तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो ता क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वाक्य में एक ही शब्द से कई अर्थ निकले, वहां क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। हम लोगों को यही रटा रहता है हमेशा, यमक, अनुप्रास और जो है श्लेष। ठीक दोस्तों, लेकिन इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसे भी देखना होता है। श्लेष में क्या होगा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का 3 अर्थ है। पानी मतलब होता है मोती, पानी मतलब होता है चमक, पानी मतलब होता है सम्मान। देखिए, चमक मनुष्य के लिए सम्मान हो जाएगा, चूने के लिए जल हो जाएगा पानी, मोती के लिए चमक हो जाएगा, मनुष्य के लिए पानी क्या हो जाएगा, सम्मान। कहते नहीं यार पानी उतर गया, वहां गए कोई सम्मान ना हो, पानी उतर गया, तो ये चीज है चूने के लिए पानी। जहां उपमेय उपमान कुर के रूप मान लिया जाए वहां पे रूपक अलंकार। समय सिंधु चंचल है भारी। अगला है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। मैंने बताया ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। विशिष्ट शब्द का अलग होता है सबसे अलग। अगर हम बात करें विशिष्ट का इंग्लिश में याद है कि यूनिक, यानी सबसे अलग, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अगला दिया, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है और श्लेष है। देखिए यहाँ पे यमक अलंकार तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ये शब्द पकड़ना होगा। उत्प्रेक्षा नोट कर लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा में जिस वाक्य में जन जानो मनुमानो मनोह ज्यों आदि वाचक शब्द हैं, तो वहां पे कौन है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो नोट करनी है आपको। जिस वाक्य में सा सी से सरी समान, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, वहां उपमा अलंकार था। देखिए उपमा में ये सारी चीजें होंगी, ठीक, उपमा में ये सारी चीजें होंगी। एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ तो बताऊँ। देखिए उत्प्रेक्षा में ये चीजें हो जाएंगी, जन जानो मनु मानो हो मनो ज्यों। सा सी से सरी समय समान में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों वहां श्लेष होगा। जैसे दहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये जानते हैं आप। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होगा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतन, तो ये चीजें हो जाएंगी। चरण कमर बंदो रघुराई, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए जहां उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। अगर हम बात करें जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता दूं, एक सेकंड रुकिए। देखिए आप ये जानना चाहते हो उपमेय उपमान, तो मैं ये बता दूं आपको, एक सेकंड। देखिए उपमेय उपमान, ठीक, दो अर्थ हैं, दोनों के मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, की जाए, ठीक, जिसकी तुलना की जाए क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, दोनों में अंतर है। यानी जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, दोनों में अंतर। जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब जैसे उपमा क्या है, इसमें दो शब्द होंगे उपमा में, उपमान में सॉरी, उपमा में कौन कौन से होंगे, तो एक तुलना होगा, एक समानता होगा, दो चीजें होंगी। अगर हम बात करें जैसे देखिए एग्जाम्पल अब मैं बता दूंगा आपको। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ का एग्जाम्पल देखिए तो कौन सा देख लें दोस्तों, चंद्र सा मुख, हाँ चंद्र सा मुख देख लेते हैं, चंद्र सा मुख। आप एक बात बताइए, ये जो मुख की तुलना है किसके, चंद्रमा के समान है, या चंद्रमा जो है मुख की तरह नहीं, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, तो ये मुख की है ना, तो मुख की तुलना, तो की लग जाएगा, तुलना है तो ये उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक। अब ये किससे तुलना की गई, तो तुलना वाला शब्द ये चंद्रमा क्या हो, उपमान हो जाएगा। यही तो याद रखना है, यही होगा कि नहीं। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लो। रट जाना चाहिए, 3 नंबर लेकर जाइएगा आज दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि 3 नंबर में दिला दूंगा इसमें। अगर इतना आपको आता है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल, चंदन सा बदन, चंदन सा बदन, चंदन सा बदन। अब देखिए बदन कैसा है, चंदन सा है, यानी महक रहा है, बेहतरीन है, तो ये उपमा हो जाएगा, सॉरी उपमेय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है उपमान हो जाएगा। मान रहे हो कि नहीं। और ये बीच वाला वाचक शब्द है, ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा।
मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मेरी, ठीक। मैं अपनी पूरी कोशिश किया कि ये अब मैं आपको समझा सकूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए उपमा जो कहीं होता है, जैसे उपमा अलंकार आप अभी पढ़े हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। देखिए उपमा क्या होता है, जब उपमा मतलब होता है तुलना, और तुलना हमेशा कब होती है भाई, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की समानता या तुलना की जाए। जहाँ दो व्यक्ति की तुलना या जो है समानता की जाए, वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। एक दोस्तों अलंकार मुझे आपको बताना था, रूपक। क्या बताना था? रूपक बताना था। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। यानी अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें क्या होता है, चरण कमल बंदो हरिदय, जैसे एग्जाम्पल है रूपक के। इसमें उपमेय उपमान को बराबर मान लिया जाता है। इसमें जो है अगर हम बात करें, चरण को ही कमल मान लिया गया। चरण जो है, चरण कमल बंदो लघुदाई, यानी यहाँ जो चरण है ना, उसे हम कमल मान लेते हैं, यहाँ मान लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अंतर नहीं है, उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं है, ठीक। उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि चरण को ही कमल मान लिया गया। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्रमा को ही क्या मान लिया, खिलौना मान लिया गया है, ठीक। चंद्रमा को क्या मान लिया, खिलौना। और एग्जाम्पल देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी जो अंबर को पनघट मान लिया गया है और तारा को घड़ा मान लिया गया है। समझ में आया कि नहीं? जैसे पायो जी मैं राम रतन धन पायो, तो राम रतन यानी राम नाम को ही क्या मान लिए, धन मान लिए। जो रतन धन है उसे क्या है, देखिए सही से पढ़िएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी जो राम है ना, जो राम का नाम है उसे ही क्या मान लिए, रतन धन मान लिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये जब कोई उपमेय उपमान में कोई अंतर न रह जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें समझा सकूं। यहाँ लिखा भी है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए, यानी कोई अंतर ही न बचे। समझ में कि नहीं? तो वहाँ हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब बढ़ते हैं यार दोस्त, ठीक। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में यमक अलंकार, मनुष्य दो बार हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। तीन बेर खाती थी, यही आराम से कर लेंगे, बार बार वही चीज़ है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए टाइम ले लिया हूँ, मानता हूँ, 1 घंटे क्लास हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रट जाए आपकी चीज़ें, आपके एग्जाम में सही हो जाए, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। मैं लगातार मेहनत करते आ रहा हूँ, आप देखे होंगे 800 कुछ, मतलब 830-40 क्लासें करा दिया हूँ। बताइए कितना पेशेंस रहा होगा। चैनल चला नहीं, मतलब चला क्या, पैसे नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन पेशेंस देखिए ना भाई। मैराथन 6 घंटे की भी आपको दिखी होंगी, 4 घंटे की दिखी होंगी, 5 घंटे की दिखी होंगी, एक एक घंटे 2-2 घंटे क्लासें दिखी होंगी। शॉर्ट वीडियो सबसे कम मात्रा में है, शॉर्ट ज़्यादा डालता नहीं हूँ दोस्तों, लॉन्ग वीडियो पे काम करता हूँ, आप जो कहते हैं वो पढ़ाने लगता हूँ। तो आप ये देखिएगा ना कितनी मेहनत किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, 1 डेढ़ साल होने वाले हैं लगा पड़ा हूँ, तो कुछ तो मतलब चीज़ें हैं ना। मुझे बस खुशी मिलती है, थोड़ा सा आपका कमेंट आता है, खुश हो जाता हूँ, चीज़ें स्टार्ट। कभी कभी सोचता हूँ रात में कि ना पढ़ाऊँ यार, कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे सुबह जब देखता हूँ दोस्तों कमेंट, तो मन करता है यार चलो पढ़ाते हैं यार, कमेंट आ गया है। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोगों की डिमांड कभी मैं ऐसा नहीं कि वो पूरी नहीं करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप जो डिमांड करें उसे मैं पूरी कर सकूँ। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा है दोस्तों? रूपक अलंकार है। ये चीज आप जानते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। अंबर को यहाँ क्या मान लिए, पनघट मान लिए हैं, और तारा घट यानी तारा को ही घड़ा मान लिए हैं, ठीक। तो ये चीज है, जैसे लिखा है, आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। समझे कि नहीं? जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं, वैसे सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते। यहाँ रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ यमक अलंकार हो जाए। काली घटा का घमंड घटा, ठीक दोस्तों। यहाँ यमंकाल हो जाए, अलंकार हो जाएगा, कौन सा, यमक है। ये मैंने बताया ही है। उपमा में तुलना ये होता है, उत्प्रेक्षा में क्या हो जाएगा, मनु जनु मानो हो जाएगा रूपक के। जहाँ इसमें अभेद हो यानी भेद ही ना हो दोस्तों, वहाँ रूपक हो जाएगा। सखय सहित हर्षी रति, सॉरी, सखय सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान पराजन पानी, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा में कहा, मनु मानो हूँ जन जानो हूँ, जानो हूँ ज्यों आदि शब्द आते हैं। सौ शिवधन मृणाल की नाई, तोरह राम गने गनेन गोसाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए अलंकार कितने तरह के दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं इसमें।
बहुत तरह के आ रहे हैं ना, उपमा अलंकार है। यहाँ दो शब्दों के रूप, गुण, धर्म और जो है आधार पर समानता का बोध कराया जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कार्य के, अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया है, विशेषोक्ति हो जाएगा। अरे विभावना कहाँ चले गए यार। अच्छा, सॉरी सॉरी, देखिए थोड़ा सा अंतर है, सही है सही है। देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों में, रट लीजिएगा साथ ही में। लिखा बिना कारण के कार्य हो जाए, वहाँ क्या था, इसमें क्या मतलब, इसमें कारण था लेकिन कार्य नहीं था, कारण था कार्य नहीं। इस तरह नोट कर लीजिएगा, कारण है कार्य नहीं, तो ये क्या हो जाए, कार्य नहीं कारण था। यहाँ क्या है, कारण ही नहीं है, यानी पानी नहीं है लेकिन मछली की प्यास बुझ गई, यहाँ कार्य हो गया। समझ में आया कि नहीं, कारण नहीं है वो कार्य हो गया, तो ये विभावना है। अब देखिए लिखा, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, कितना मस्त लगता है, मजा आ जाता है दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, लिखा बिन पद चलें सुनहि बिनु कान, यानी बिना पैर के वो चल रहा है, बिना जो है कान के सुन रहा। अब बताइए कारण है ही नहीं भाई, पैर कारण है और चलना क्या है, काम है। भैया पैरवा तो है ही नहीं, यानी कारण है नहीं, और जो है चल रहा है बराबर, तो काम हो रहा, तो यहाँ विभावना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कर बिनु करहि चलिए, कर बिनु करम करहि विधि नाना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। यहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी दे, मैया मैं तो चंद खिलौना ले। इनके सबके एग्जाम्पल मैंने दे दिया है ऑलरेडी आपको, अगर ध्यान होगा तो रूपक अलंकार है, और एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला दिया है, खुली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आई सी, ये देखिए सी लग गया, उपमा अलंकार है। ठीक, सा सी से समान, ये सब किसके उपमा है, तुलना प्रकट कर रहा है। चारू चंदल की चंचल किरणें में चा वर्ण कई बार आया है, तो अनप्रास अलंकार हो जाएगा। और बाकी ये जन जानो मन मानो, ये सब उत्प्रेक्षा में आ जाएगा। ठीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, रूपक, ये कुछ अलंकार रट जाने चाहिए आपको। और जैसे विभावना और विशेषोक्ति, दोनों अलंकार मैंने अंतर बताया है, एक में कारण था तो जो है कार्य नहीं हुआ, एक में कारण नहीं था और कार्य हो रहा था। ठीक दोस्तों, पापी मनुज भी आज सुख मुख से राम नाम निकालते हैं, इस जो है काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक दोस्तों, एक सेकंड दोस्त, सॉरी दोस्त, देखिए ये हो जाएगा हमारा जो है कौन, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इसमें विरोधाभास है। भाई मनुज, मनुज भी यानी पापी जो मनुज है, उसके जो है राम नाम निकलता है ना मुख से, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। देखिए ये हमारा अब लोकोक्ति आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, लोकोक्ति, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा लोकोक्ति, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी जो है सबसे निराला की बात हो रहा है। ठीक दोस्तों, किसकी बात हो रहा है, सबसे निराला, तो ये पढ़ लीजिएगा टॉपिक, मैं ये टॉपिक नहीं कराऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये लोकोक्ति आप पढ़ लीजिए। देखिए वीडियो आप जब देखेंगे तो कराने में आनंद आता है, जब आप देखते नहीं तो दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ, आप यकीन मानिए बहुत मेहनत करता हूँ, 2 वीडियो भले ही बना के देता हूँ आपको, लेकिन उसके पीछे पूरा भीग जाता हूँ, मेहनत में कभी कोई कमी नहीं। देखिए आपको मैं पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं करता हूँ, अगर एक शब्द भी छोटा सा आता है ना, कहीं देखिए कहीं कुछ भी कोई वर्ड हमें नजर आ गया, तो अगर कहीं यूएई आ जाए, तो इसके बारे में मैं कम से कम आपको 10 चीजें बता देता हूँ, तुरंत बता दूंगा 10 चीजें। तो ये सब मैं जानता हूँ, मेरा पढ़ने का तरीका ही यही है कि मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता चलूँ। अभी देखिए कल यूपी जीके में मैंने आपको निमंत्रण क्या है, आमंत्रण क्या है, निमंत्रित आमंत्रित होता है, प्रयोग उपयोग इनके अंतर बता दिए थे, प्रेम क्या होता है ये भी मैंने बताई, केस स्टडी वो भी मैंने बताई। तो जो जो चीज़ें आपको मुझे नज़र आती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे आता है, तो मैं थोड़ा सा हट के आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ पढ़ते पढ़ते आप बोर होने लगेंगे, और वही लंबे समय तक अगर मैं पढ़ाऊँ तो बोर हो जाओगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हट जाते हैं, मैं थोड़ा ट्रैक बदल देता हूँ 2-3 मिनट के लिए, उसमें कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ। आपका दिन का दिन जो है आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। वकील एडवोकेट में अभी अंतर बताया था, लॉयर और एडवोकेट, वकील और अधिवक्ता, इसमें अंतर बताया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ, और मेरी क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नया नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ट्रिक मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी बुक तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अब दोस्तों आपको जो जीएस मिलेगी या जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, तो वो आपको अलग अलग मिलेगी और छोटी छोटी जो है क्लासें मिलेंगी, यानी जीएस के 10-10 नंबर के हर टॉपिक, आप एग्जाम कोई भी दें, सारे एग्जाम के लिए रामबाण हुआ। एग्जाम कोई भी, सॉल्यूशन केवल एकमात्र
वही, और उसमें ट्रिक वगैरह सब मिलेंगे, भारत की जनजातियाँ, यूपी की जनजातियाँ, भारत के मरुस्थल जितने भी होंगे, विश्व के मरुस्थल, तो ये सब चीज़ें आपको अब देखने को मिलेंगी। ठीक दोस्तों? तो बस आपका काम क्या है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और लाइफ में खुश रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदास होना नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें आती रहती है जीवन में, एग्ज़ाम होते रहेंगे, लेकिन जीवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे ये दोस्तों गोल्डन पीरियड है आपके लिए, ये मान के चलिएगा। तो इसे और बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। तो बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं अभी एक टॉपिक और कराऊँगा आपका इसमें, वो कौन सा टॉपिक होगा, तो देखिए ये मुहावरे अगर पढ़ना है तो इसमें बाहर नहीं, आप आदित्य पब्लिकेशन की जो मैंने बुक पढ़ाई है, वहाँ 400 मुहावरे कराए हैं, लगभग 300 प्लस ही हैं, 350 के आसपास हैं। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा मुहावरे, ठीक? तो इससे बाहर नहीं जाएगा, 40 मिनट 45 मिनट में कराया हूँ, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक छोड़ देंगे। हम इसमें एक पत्र लेखन वाला है, और जो है अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें जो पत्रिकाएँ हैं, ये चीज़ें मैं कराऊँगा इसमें। तो हमारा ये पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो पढ़ते रहिए, आज 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। इसे शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, और इसे बेहतरीन तरीके से देखिएगा, और पसंद आएगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।